नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको बता दें, आज पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों के इस पावन त्योहार की धूम पूरे देश में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जगह जगह मंदिर में लगातार जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसी भी मंदिर पर जाएंगे तो वहां पर भक्तों की लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। विंध्याचल देवी धाम हो या लखनऊ का चंद्रिका देवी मंदिर हो या तमाम बड़े धाम हो, वहां पर भक्तों का एक बड़ा रैला साफ तौर पर मंदिरों में दिखाई दे रहा है। अपने आराध्य मां के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो अपने माता के दर्शन के लिए सभी भक्त उत्सुक है, उत्साहित है इस पावन पर्व को मनाने के लिए और मंदिरों में सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई किलोमीटर की लंबी लाइन मंदिरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पावन नवरात्रि का जो त्योहार है, लोगों के लिए खुशियां लेकर के आए और बड़े दिन बाद जब इसकी शुरुआत होती है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। एक खबर ये भी बता दें कि आज से पूरे देश में GST की नई दरें लागू हो गई हैं और इन दरों के लागू होने के बाद तमाम लोगों को किफायती और रियायती दरों पर सामान मिलेगा और इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन भी किया था और आज अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने न सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों से मुलाकात की है, बातचीत भी की है। तो कहीं ना एक बड़ा तोहफा है नवरात्रि के आज पहले दिन से ही और लोगों को इसके लिए आज से ही इसकी जो दरें हैं, जो रियायत है, वो मिलनी हुई शुरू हो गई है। पहले 4 स्लैब थे, घट करके अब केवल 2 स्लैब है, 5% और 18%। तो अब लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है GST दरों में इस बदलाव के बाद। और CM योगी ने भी इसको लेकर के बोला था कि एक GST रिफॉर्म कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ साथ तमाम ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद होगा। एक खबर बताते हैं, CM योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी को लेकर के ऐसा बोला है कुछ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी को लेकर के CM योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि 2017 से पहले जहां पर पोषाहार वितरित होता था, वहां पर माफियाओं का मकर जाल था। क्या कुछ कहा CM योगी ने, पहले आपको सुनाते हैं। आज से 8 साल 10 साल पहले तक मध्य यूपी के किसान केवल 2 फसल बामुश्किल लेते थे। बुंदेलखंड का किसान 1 फसल बामुश्किल लेता था। आज 3-3 फसल ले रहे हैं, 3-3 फसल। यानी धान के कटने के बाद उनके द्वारा मकई की खेती प्रारंभ हो जाती है और मक्का की खेती कटने के बाद फिर गेहूं बो लेते हैं। गेहूं बोने के बाद फिर नई फसल की तैयारी करने लगते हैं। यानी लगातार 3-3 फसल। और जब मैं इस बार मध्य यूपी में गया था अन्नदाता किसानों के साथ बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई क्या है आपकी स्थिति, तो एक एक किसान 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की मक्का की खेती में नेट प्रॉफिट कमा रहा था। 1 लाख रुपए एक एकड़ खेत में। जो मेहनत करेगा उसके पास पैसा भी आएगा। साफ तौर पर आप CM योगी को सुन रहे थे कि किस तरीके से वो किसानों की, अन्नदाताओं की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जो किसान पहले 2 खेती का लाभ लिया करते थे, आज वो 3 खेती का लाभ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उस फायदे को भी बता रहे थे कि कैसे 1 एकड़ से 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट का भी उन्होंने यहाँ पर बताया। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके हमारे साथ जुड़ करके अपने शहरों की जो खबरें हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? अजय, अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल अखंड जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज नवरात्रि भी है और एक यहाँ पर एक बड़ी खबर भी हुई है। खबर ये हुई है कि एक चमन सिंह व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। 4 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर सिवारा थाना कला क्षेत्र में वहां पर काफी हंगामा किया गया था और उनके परिजनों ने बहुत देर तक हंगामा किया था। जब वहां SP पहुंचे अभिषेक झा, तो उन्होंने परिजनों को दिलासा दिया कि मैं जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कराऊंगा और गिरफ्तारी कराने के बाद इन लोगों को इनकी जो सही सजा है वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उसी में आज 2 अपराधी पकड़े गए हैं और अभिषेक झा SP ने यह भी कहा है कि जितने अपराधी और बच रहे हैं 2 अपराधी, इनको भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह 2 दिन पहले कुछ वीडियो वायरल हुई थी। शे गांव का ये बताया जा रहा था, सिवारा कला थाना क्षेत्र का, जहां पर 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे थे जिसका नाम चमन सिंह है, उसको मार रहे थे और इतना मार दिया था कि पीटते पीटते उसकी हत्या ही हो गई और वो खत्म हो गया। उसकी हालत गंभीर हो गई और वो खत्म हो गया।
उसके बाद पर जिन्होंने हंगामा किया थाने में, उसके बाद वहां पर कार्रवाई पुलिस की आंखें खुली और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। और एसपी जब पहुंचे हैं वहां, तब जाके यहाँ कार्रवाई की गई है। और आज 2 अपराधी इस पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं, बिजनौर पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। अखंड जी, यह सवाल उठता है कि आखिर घटना हो जाती है, उसके कई दिनों बाद अपराधी भाग भी जाते हैं और पुलिस की आंखें खुल रही हैं, बहुत लेट खुलती हैं। जब उच्च अधिकारी इसमें ध्यान देते हैं, उसके बाद आंखें खुलती हैं। क्या वहां एसएचओ ध्यान नहीं देते हैं, हल्के के दरोगा ध्यान नहीं देते हैं? इस मामले में आपको ये भी बता दूं कि धर्मेंद्र सिंह जो यहाँ के हल्का इंचार्ज थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। परंतु निलंबित ही एकमात्र घटना का निरावरण, माफ कीजिएगा, घटना का सोल्यूशन नहीं है कि उसको निलंबित कर दिया। जिस तरह से उन लोगों के खिलाफ 4 लोगों ने हत्या की, क्या वहां हल्के के दरोगा जो थे, अगर वो अपने हल्के में ध्यान से ध्यान देते, तो इस तरह की हरकत हो सकती थी? अब क्या उच्च अधिकारी इस मामले पे ध्यान देते हैं, तब जाके आरोपी पकड़े जाते हैं और इस तरह की घटना जो हो जाती है? ये आए दिन लगातार इस तरह की घटना सामने आती है, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मैं अखंड जी आपसे भी कहूंगा कि इस तरह की घटना जो है वो नहीं आनी चाहिए। परंतु आप और बताएं कि किस तरह से ये जो घटना आई है और निलंबित किया गया है, क्या निलंबित ही करना एकमात्र उपाय है? अजय, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार क्या वजह थी कि एक युवक को इस तरीके से पीटा गया, मारा गया कि उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में क्या बातें निकल करके सामने आती हैं, पहले तो वो जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक युवक पर इस तरीके का जानलेवा हमला किया जाता है, इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है कि आखिरकार क्यों एक व्यक्ति के निलंबन से क्या उसकी जिंदगी को वापस लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने शिकायत की थी इस पूरे मामले को लेकर के, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसीलिए जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मामला था जिसकी वजह से एक युवक को मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, अखंड बताया जा रहा है, परिजनों का कहना यह है कि कुछ पुरानी रंजिशें चल रही थी, जिसको लेकर लगातार सिवारा कला थाना पे परिजन तहरीर दे रहे थे, परंतु वो तहरीर के आधार पे ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अचानक एक दिन वो गांव में घूमने लगे, चमन सिंह, और ये अचानक 4 लोग आए और उन्हें पीटने लगे। पीटने के बाद इतना ही मार दिया कि उनकी अब वो इस दुनिया में ही नहीं है, उनकी हत्या हो गई। यही सवाल है अजय कि अगर पुलिस को तहरीर दी गई थी, शिकायत की गई थी, बताया गया था कि मेरे साथ इस तरह की घटना घटित हो सकती है, मुझे परेशान किया, जो भी उसमें बात लिखी गई होगी उस तहरीर में ही लिखा होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर उस समय ही कार्रवाई कर दी गई होती तो आज युवक भी जिंदा होता और इस तरीके के जो ये अपराधी हैं, जो फरार हो गए थे, जो 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहां की पुलिस ने, उन पर सवाल नहीं खड़ा होता और किसी का निलंबन भी नहीं होता। आखिरकार बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्या उच्च अधिकारी ही केवल कार्रवाई करेंगे? जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उस कार्रवाई से बचते क्यों हैं? क्यों नहीं इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय रहते कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? सबसे बड़ा सवाल यही है। अजय, क्या आपने इस पूरे मामले पर वहां के एसपी से पूछा, बातचीत की थी कि आखिरकार समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक व्यक्ति की क्या जान को वापस लिया जा सकता है? क्या निलंबन की कार्रवाई से क्या उसकी जिंदगी वापस आ सकती है? क्या ऐसे सवालों को आपने पूछा था उनसे? देखिए, एसपी साहब इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ये बात बाद में आई है, जब वहां के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया है और ये संज्ञान में आते ही मैंने सबसे पहले तत्कालीन कार्रवाई यही की है कि वहां के हल्के दरोगा को निलंबित किया है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें इस जांच में दरोगा की कमी पाई जाती है और भी कुछ कमी पाई जाएगी तो हम उसके खिलाफ भी और भी कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से अभी 2 अपराधी, एसपी ने पूरी तरह से इस मामले पे ध्यान दिया, तब जाके 2 अपराधी पकड़े गए हैं और अभी 2 अपराधी और भी इसमें फरार चल रहे हैं। उनको भी एसपी द्वारा ये कहा गया है कि हम इन्हें भी जल्दी ही पकड़ लेंगे। बिल्कुल पकड़ना चाहिए। उन अपराधियों के हौसले इसी तरीके बुलंद होते हैं और तमाम जगहों से ऐसी खबरें भी आती हैं और शायद यही कारण है कि इस तरीके के अपराध को अंजाम देके अपराधी फरार भी हो जाते हैं। 2 पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। फिलहाल वहां के पुलिस अधीक्षक ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि पुलिस का इकबाल कायम है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर समय रहते इस तरह की कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद उस व्यक्ति को आज उसके परिवार को आज वो परिवार उसको खोता नहीं और आज वो जीवित होता। फिलहाल अधिकारी से एक बार पूछेगा कि और 2 लोगों को गिरफ्तार करने में अभी पुलिस को कितना वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली की नहीं, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो
आज शरद काल 2025 की नवरात्र की स्टार्ट और IBC 24 के जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनको सबसे पहले नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला दिन जो है शैलपुत्री के नाम से चालू होता है और बड़ी मान्यताएं हैं शरद काल के नवरात्र की। और वहीं पे हमारी मौजूदगी अगर हम बात करें तो सदियों से, दशकों तो नहीं लेकिन सदियों से अगर बात करें तो कई सालों की मान्यता है मंदिर की। और मां मनसा देवी मंदिर में हमारी मौजूदगी है और लाइव वहां से मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि भक्तगण आ रहे हैं। और सुबह से ही, क्योंकि अभी 12 बजे का टाइम है, तो अभी भी मंदिर में तांता लगा हुआ है भक्तों का। लेकिन सुबह से बात करें तो इन मंदिरों में भोर काल से ही दर्शकों का इनका अपना भक्तों का तांता लग जाता है। और बड़े स्तर पे जो है भक्त दूर दराज से, क्योंकि यही नहीं, जिले से ही नहीं, जिले के बाहर से, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, एक ऐसा मंदिर है प्राचीन काल का ये कि जो मान्यताएं हैं मां मनसा देवी के दर पे जो भी आया है वो खाली कभी नहीं गया है, अगर उस तरीके से उनकी अपनी मान्यता है। जैसे हमारे यहाँ जो 9 देवियों का स्वरूप है वो प्रथम शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9वीं सिद्धात्री। तो ये 9 देवी जी की मूर्तियां होती है। और इन मूर्तियों में आज शैलपुत्री माँ का जो है दिन है और उसको लेकर के अलग अलग तरीके की पूजन लोग करते हैं, अलग अलग पद्धतियों से पूजन होती है, पूरे देश में होती है, हर एक राज्य में होती है, पूरे देश में। तो उस तरीके से आज जो रायबरेली की अपनी परंपरा है, उस परंपरा को घी और मिश्री का लोग भोग लगाते हैं, अनेक प्रकार के, मतलब जो जिसके पास जितना हो सकता है उसका भोग लगता है और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो माँ के चरणों में अर्पित करते हैं कि हमारा जो मनोकामनाएं हमारी वो हमारे परिवार की और हमारी पूरी हो। तो ऐसे भक्त आते हैं। और मैं एक बार आपको भी लाइव दर्शन दिखाना चाहूंगा कि ये माँ का मंदिर है और लाइव IBC 24 के दर्शक भी मां मनसा देवी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैं पंडित जी से कहूंगा 1 मिनट अगर आप थोड़ा सा प्लीज हट जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मां मनसा देवी का मंदिर है और पंडित जी भी हमारे साथ, तो हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मान्यताएं हैं और क्या क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि पंडित जी बैठे हुए तो हमको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। सर, आज मां मनसा देवी का मंदिर में मनसा के पूर्ण करने वाली माँ, सकल बाधा के निवारण करने वाली माँ, आदि शक्ति मनसा माँ है। ये शैलपुत्री का क्या आज दिन है, तो क्या भोग लगता है, कुछ विशेष रहता है शैलपुत्री के भोग में? सेवा वगैरह, फल वगैरह, चुनरी वगैरह का भोग सब लगता है। शरद काल की पूर्णिमा की क्या विशेषताएं होती है पंडित जी? शरद काल देखिए खंड, अभी पंडित जी बहुत ज्यादा चूंकि ओल्ड है, तो मैं आपसे भी हमारे साथ है, मैं एक बार बात करना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा प्लीज खड़े हो जाएंगे आप। आज मेरा कैमरामैन छुट्टी हुई तो एक्सट्रीमली सॉरी कि खुद से सारा वर्क करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ ये उनके अपने ही परिवार से हैं। शरद काल के पूर्णिमा की क्या विशेषता है? अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? का नवरात्रि है और नवरात्रि में यहाँ पुजारी बनकर रहते हैं। अच्छा, अगर बात करें मां मनसा देवी मंदिर की तो क्या विशेषताएं हैं, कब से मंदिर है और क्या है विशेषता? ये कहते हैं कि करीब 350 वर्ष का ये मंदिर है। एक आंकड़ा के अनुसार जैसा सुना जाता है, आंकड़ा यही कि 350 वर्ष का ये मंदिर है। अगर हम बात करते हैं, कुछ हमारे साथ दर्शक भी है और भक्तगण भी है। आए, कहाँ से आए आप? ये बगल से। कब से आ रहे हैं मां मनसा देवी मंदिर? क्या विशेषता है आज प्रथम शैलपुत्री माँ की? यहाँ से आता है वो खाली नहीं जाता। देखिए, कई सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लोगों का मानना है कि जो यहाँ आया है वो खाली कभी नहीं गया, तो अपनी अलग अलग तरीके की लोगों की विशेषता है। उस तरीके के लोगों को लेकर के अपने श्रद्धा सुमन जो भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो लोग अर्पित कर रहे हैं और एक हर्षोल्लास के साथ ये 9 दिन का पर्व। हम अगर बात करें तो रक्षाबंधन के बाद हमारा नागपंचमी से हिंदुओं के त्योहार चालू हो जाते हैं और आज ये दूसरा त्योहार हमारा है ऐसा जो हिंदुओं में बड़े धूमधाम से, इसके बाद दीपावली, दशहरा, करवा चौथ, अब मतलब नवरात्र से, शरद काल के नवरात्र से हिंदुओं के अपने जो पर्व हैं वो चालू हो जाते हैं और बड़े धूमधाम से हम हर एक पर्व मनाते हैं। और ये पर्व ऐसा है जिसमें भगवान को हम 10 दिन, माता रानी को हम 10 दिन याद करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, सभी लोग, सभी भक्तजन
इस वक्त का इंतजार करते हैं, इस पल का इंतजार करते हैं और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने रायबरेली के एक पवित्र धाम से तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को और एक मां मनसा देवी के मंदिर की जहां पर मान्यताएं पूरी होती हैं, सभी दर्शक देख करके कहीं ना कहीं भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं भक्ति रह करके दर्शन करते हैं। तो कहीं प्राचीन मंदिर है, एक मान्यता प्राप्त मंदिर है, जहां से लोग भी मानते हैं कि उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। उस जगह से खबर दिखाना अपने आप में हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य है। आईबीसी के दर्शक भी इस जगह को देख करके अपने आप में बहुत ज्यादा भाव विभोर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें दो बड़ी हैं, लेकिन पहले अपने आईबीसी 24 यूके के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथियों को और हमारे दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते हैं खबरों की ओर। देखिए, आज से त्योहारों का दिन शुरू, और अब बात करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि रामलीला को लेकर के कितनी तैयारियां प्रशासन ने की थी, लेकिन देखिए आईबीसी 24 पे खबरें चली और खबरें पुख्ता दिखाई गई। तो डीएमसी सहाय अवस्थी एक्शन मूड में थे और उन्होंने उस एक्शन मूड को पूरा रिएक्शन में बदला और जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक की, फटकारें लगाई और एक नगर पालिका कर्मचारी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई भी की गई, क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि किस तरीके से घोर लापरवाही बरती गई थी। एक निलंबन की कार्रवाई भी की गई, प्रशांत सिंह नाम है, उनको सस्पेंड किया गया। फिर उसके बाद चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, अन्य जितने भी विभाग हो, रामलीला से संबंधित सभी लोग तेजी पकड़ते हैं। और उसके बाद अब जाकर के पूरा, क्योंकि आज से शिव बारात है और एक तरीके से आज ही से रामलीला की शुरुआत हो जाएगी और ऐतिहासिक भरत मिलाप तक पूरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 4 और 5 तारीख तक पूरा ये कार्यक्रम प्रशासनिक अमले ने, बिजली विभाग ने अपने एक एक पोल्स को सही किए और खंभों के नीचे जो है प्लास्टिक को चिपकाया गया और वायरिंग को सही की गई, बिजली के कनेक्शन को ठीक किए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है अपनी रोड्स को ठीक किया। उन्होंने साफ तौर पे जितने गड्ढे थे उन गड्ढों को भरा गया। और एक पिछली बार देखा गया था कि शिव बारात और राम बारात के दौरान रेलवे के पास, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राम रथ हर जगह से गुजरता है, वहां पिछली बार जो रामलीला के वॉलेंटियर थे, जो कार्यकर्ता थे, जो समितिगण थे, उन लोगों ने अपने हाथों से गिट्टी पत्थर किनारे किए थे, पेड़ की डालियों को तोड़ा गया था, तब जाकर के वहां से राम रथ निकला था, शिव बारात निकली थी। और आज की डेट में मेरे पास वो अपडेट्स है कि आज की डेट में पूरा का पूरा प्रतापगढ़ वायर से वायरलेस कह सकते हो चुका है, किनारे हो चुका है और रोडें मेंटेन कर दी गई। देखिए, ये है आईबीसी की दमदार रिपोर्टिंग। और उसके बाद आज नहीं तो ये पूरा का पूरा ये लोग अब से काम शुरू करते हैं, नवरात्र के पहले दिन से काम शुरू करते हैं और भरत मिलाप तक इनका काम चलता है। लेकिन आईबीसी ने खबर दिखाया, डीएमसी सहाय अवस्थी ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं किस तरीके से जोर पकड़ते हैं। बिल्कुल, अब अखंड आते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। मेरे पास कुछ फुटेज है और मैं चाहूंगा इनपुट से वो फुटेज एक बार प्ले हो जाए और अरे कूद गए यहाँ पप्पू घर में। ये और कोई फुटेज नहीं, एक फुटेज और है, ड्रोन का है, शायद वो प्ले नहीं हो पाया है। ड्रोन का मामला इस समय तूल पकड़ा हुआ है और अखंड मैं आपको बता दूं कि इस समय रात को शहर छोड़ करके आप अगर ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं ना, अगर आप उस ग्रामीण एरिया को नहीं जानते, ग्रामीण अंचल को लोगों को नहीं जानते हैं, तो शायद आप भी फंस सकते हैं, आप भी पिट सकते हैं। सोचिए, ये दहशत फैली हुई है, ग्रामीण अंचल के लोग रात्रि भर जाग रहे हैं। सोचिए, पूरी रात जा करके शिफ्टिंग में काम कर रहे हैं, लाठी डंडे से लेकर के लैस है। मैं एक बात बता दूं, मैं शनिवार की रात मैं अंतु थाना क्षेत्र से गुजर रहा था और उधर से ही मेरी ससुराल भी पड़ती है। मैं आ रहा था, किस्मत मेरी अच्छी थी कि वो लोग मुझे जान रहे थे, मेरी 4 व्हीलर को पहचान रहे थे
अन्यथा जैसे कि कुछ दिन से चोरों की पिटाई, और वो चोर नहीं होते हैं, बाद में वो किसी के परिवार के रिश्तेदार निकलते हैं और रात्रि केवल रुकने के लिए आते हैं, सुबह निकल जाने के लिए निकल जाते हैं। अगर मेरी पहचान न होती शायद मैं भी उस रात्रि पिट सकता था। मैं अंतु थाना अमेठी से लौट रहा था एक पर्सनल काम से, और शहर से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर रह गया था। एक पुलिया थी जिसे साई पुल कहा जाता है, और शहर का बॉर्डर भी था एक तरीके से। वहां पे लोग लाठी डंडों से लैस थे, हाथों हाथों में टार्च था। उन्होंने गाड़ी देखा, गाड़ी पे टार्च मारा, तो मुझे लगा कि रुकना चाहिए, हो सकता है को किसी की मदद की जरूरत हो। लेकिन मेरी गाड़ी को घेर लिया गया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसमें से 1 से 2 लोग मुझे पहचान रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप थे, अन्यथा और कोई होता तो पिट जाता, क्योंकि चोरों का आतंक इस तरीके से फैला है। उसके 1 दिन पहले ही वहां पे ड्रोन देखा गया था, ये वही का फुटेज है। और ये भी आपको बता दें, एक आज से बृहस्पतिवार को एक मैंने खबर शेयर की थी कि न्यूज नेशन के, माफी चाहूंगा, एक चैनल के पत्रकार जो है पिट गए थे। वो आए थे उसी फतेहपुर थाना के अंतर्गत नदियापुर गांव पड़ता है, वहां पे वो आए थे। एक ड्रोन का मामला था, खबर को कवरेज करने के लिए। खबर कवरेज करने के दौरान वो शॉर्ट्स ले रहे थे थाने का, और शॉर्ट्स लेने से पहले वो पीटीसी करना चाह रहे थे, इसलिए वो हुआ था। सोचिए, ड्रोन का मामला इस समय आसपास के जिलों को छोड़ करके प्रतापगढ़ में इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अब नवगत पुलिस अधीक्षक आए हैं उन्नाव से, दीपक बुकर। अब देखने वाली बात होगी, जब उन्होंने कल परसों शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हम लोगों ने सवाल पूछा था कि आखिर ये ड्रोन्स के जो अफवाह चल रही है, तो आप इस पे कैसे एक्शन लेंगे। लेकिन इतनी घटनाएं हो गई, डकैती हो गई है, कई घरों में चोरियां हो चुकी हैं, कई घरों में बंधक बना करके डकैती की गई, 1-2 चोरियां नहीं हुई, कई चोरियां हो चुकी हैं। और इस बीते 1 हफ्ते के दौरान, आपको बता दें कि लगातार ड्रोन के फुटेज आ रहे हैं, लगातार गांव के शॉट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण अंचल के लोग रात भर जाग करके पहरा दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आखिर खड़ा होता है कि चोरी निवारण की टीम बनाई गई है, कि चोरी निवारण की टीम आखिर कर क्या रही है, ड्रोन कहां से आ रहे हैं। सूचना तो ये भी है कि मुझे तो छोड़िए, एक दिन एसओजी की टीम देर रात विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी थी, क्योंकि उनके नंबर प्लेट नहीं होती, आप भी जानते हैं, विदाउट नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो थी, उनको भी घेर लिया गया था। सुनने, मैं कंफर्म नहीं कह सकता इसको भी, उनके ऊपर ग्रामीणों ने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया था, ये भी सूचना है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मेरे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन सूचना के आधार पर मैं बोल रहा हूं। उनको दौड़ा लिया गया था, पुलिस थी सादी वर्दी में, उनको दौड़ा लिया गया था। ये आसपुर देवसरा थाने अंतर्गत का मामला है। ये पूरा एरिया आसपुर देवसरा पट्टी कदई कोरोर अंतु, ये इतने ऐसे सर्कल्स हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा ड्रोन देखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद फतेहपुर रानीगंज और थाना लालगंज, ये यहाँ पे ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। और ये इतने जितने थाने मैंने आपको बताए हैं, इसी थाने के अंतर्गत चोरियां हुई हैं, इसी थाने के अंतर्गत डकैतियां हुई हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। दीपक बुकर की उन्नाव में काफी इनकी चर्चाएं सुनी गई हैं कि इन्होंने सर्विलांस के काफी माहिर हैं, और खास तौर पे चोरी के मामले में, अपराधों के मामले में काफी माहिर माने जाते हैं ये आईपीएस। अब देखने वाली बात होगी कि जिस दौरान इन्होंने चार्ज लिया है, और सबसे बड़ी अफवाह कह सकते हैं, फिलहाल फुटेज है तो अफवाह तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी अफवाह कह सकते हैं कि ड्रोन का चल रहा है, कि आखिर इस पे एक्शन कब लेंगे। अखंड ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार इतनी जगहों से, प्रतापगढ़ से नहीं, बहुत सी जगहों से इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, और हालात इस कदर अब बेकाबू हो गए हैं कि लोग रात में पहरा देने के साथ साथ अब एक दूसरे पर हमला करने की सोच रहे हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि अगर आप भी बता रहे हैं कि आपके साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई, ग्रामीणों ने आपको रोका, और अगर आपको शायद वो नहीं पहचानते, तो आप भी बता रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो सकती थी, आपके साथ भी अभद्रता, व्यवहार या कुछ भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है इसका अनावरण करने के लिए जो टीम बनाई गई है, उसका अनावरण अब नहीं कर पा रही है,
तो ग्रामीणों ने खुद से कमान संभाल ली है और रातों में अब वो कहीं ना कहीं चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग के दरमियान अगर उनको कोई मिल जाता है, उन्हें उस पर शंका होती है, तो उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ज्ञानेंद्र, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं या गूगल के सहारे कहीं निकलते हैं, तो क्या वो ट्रेवल करना छोड़ दें? क्योंकि रात में ये लोग निगरानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आज की डेट में जो लोग घूमने निकलते हैं उनके पास में अपने ड्रोन कैमरा भी होते हैं, तो लोगों को शंका को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। तो अब पुलिस के लिए एक और काम बढ़ गया है, अब पुलिस को उन ग्रामीणों को भी समझाना पड़ेगा। अभी तक तो अफवाह को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन जो ग्रामीण अब कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं, रात में जागने का काम कर रहे हैं, पुलिस के लिए एक सिरदर्द है। क्योंकि अगर एसओजी वाली खबर आपकी, अगर क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि पुष्टि नहीं है इसकी, लेकिन अगर इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं तो समस्या बड़ी है। पुलिस को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई दूसरी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मुंह नोचवा का जब एक तरीके से अफवाह फैली थी और कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके की जब खबरें आती थी, तो लोगों ने घर के ही लोगों को कपड़े से बंद करके या कमरे में बंद करके मारा पीटा। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब उसी तरफ ये पूरा का पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जरूर अधिकारियों से पूछेगा इसको लेकर के आपने क्या कुछ कहा। जल्द से जल्द बताइए। बिल्कुल अखंड, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुंह नोचवा का जब दौर चल रहा था तो ऊपर से जहाजें गुजरते थे, तो ऐसी ही लाइटिंग जलती थी, तो लोग कहते थे कि मुंह नोचवा जा रहा है, कि लोग छतों पर सोते थे, छतों से भाग के चले आते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ड्रोन का भी यही एंगल है। ड्रोन की बातें अगर बात कर रहे हैं तो देखिए इस समय अब शादी विवाह का पीरियड आ रहा, क्योंकि नवरात्र हो गए हैं, दिखवारी होती है, शादी विवाह का घर शुरू हो जाता है और त्योहार भी आना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों के घरों में कैश सोने की ज्वेलरी रखी जाती है। और खास तौर पे ये ड्रोन की जो बातें आ रही हैं, बिल्कुल कोई अफवाह नहीं है, लेकिन पुलिस इसे अफवाह ही करार दे रही है। लेकिन हम इसे अफवाह, जब तक पुलिस कह रही है तो हमको भी अफवाह ही कहना होगा, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं। देखिए ड्रोन से पूरे, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये अफवाह है या फिर सच्चाई है, इसका काम, इस चीज का पता लगाना पुलिस का काम है। और बिल्कुल अगर उसको लगता है अफवाह है तो उसे अफवाह मान के चले, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो पुलिस को कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कहीं इसने दूसरा रूप लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा है, टॉर्च से उनकी चेकिंग की जा रही है, जिनको लोग नहीं पहचानते हैं तो उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार, उनके साथ दुर्घटना घट सकती है। पुलिस को इस पूरे मामले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रतापगढ़ पुलिस को विशेष रूप से कोई अभियान चला करके उन ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ऐसा करने से बचें। और अगर उनको कुछ गतिविधियां दिखाई देती है तो पुलिस से संपर्क करें और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, जिस तरीके से आज नवरात्रि का पहला दिन है और कल जो है प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, जो जिसके बाद में उन्होंने जीएसटी में कहीं ना कहीं जो है राहत देने की बात जो है की थी, तो उसी को लेकर के लगातार जो है जिस तरीके से जीएसटी के चलते जो है सामान जो महंगा था कहीं ना कहीं उसमें काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है भवन निर्माण का, उनकी शुरुआत जो है लगातार जो है हो जाती है, जिसको लेकर के जो है भवन निर्माण जब शुरू होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आता है वो सरिया और सीमेंट का जो है वो कहीं ना कहीं आता है, जिसमें सीमेंट की जो जीएसटी थी लगभग 28% के आसपास जीएसटी सीमेंट में पड़ती थी, जो कि अब कम होकर के 18% हो जाएगी। तो आज से कहीं ना कहीं सीमेंटों के दाम जो है वो कम होने वाले हैं और जो भवन निर्माण करवाने वाले लोग हैं उनको बहुत बड़ी एक राहत कहीं ना कहीं कही जाए तो मिल सकती है। और इसी के साथ जो लगातार जो घरेलू सामान उपयोग करने वाले घरेलू सामान हो गया, जो हम गाड़ियां उपयोग कर रहे हैं, जो ऐसी गाड़ियां जो लगातार ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जीएसटी कम होने से उनमें भी काफी बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सपना होता है लोगों का कि घर बनाने का, तो उसमें जो एक घर बनाने को लेकर के जो एक राहत साफ तौर पर जो है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मिली, उससे एक बड़ी राहत कानपुर में देखने मिली, क्योंकि कानपुर एक डेवलप होता हुआ शहर है और लगातार आसपास के जितने भी एरिया है वहां पर भवन निर्माण हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी राहत मिलने से जो उनका बजट था घर बनाने का उसमें काफी बड़ी जो है गुंजाइश मिल जाएगी। अब बिल्कुल अवनीश है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि छोटी चीज हो या फिर बड़ी चीज हो, और कई चीजों में इस तरीके का बदलाव है कि वो अब टैक्स फ्री हो गई है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन भवन निर्माण एक सपना होता है हर एक व्यक्ति का कि वो अपने घर को बनाए, अपना एक आशियाना बना सके। और अगर उसमें एक रियायत मिली है वो भी सीमेंट के तौर पर, तो एक बड़ी रियायत है उन तमाम लोगों के लिए जो भवन निर्माण से कहीं ना कहीं अपना एक आशियाना बनाने के लिए राह देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एक रियायत, बड़ी रियायत देखने को मिली है। अवनीश, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी सामग्रियों पर
और टैक्स को खत्म कर दिया गया और अब महज 2 ही टैक्स स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%। तो क्या इसमें सीमेंट के अतिरिक्त भी कोई और भी सामग्री है भवन निर्माण से जुड़ी हुई जिस पर टैक्स की कमी हुई है? देखिए, जैसे कि ईंटों का जो उपयोग है वो हम करते हैं, ईंट में भी कहीं ना कहीं जो है जीएसटी कम हुई है। इसी के साथ साथ जो है क्योंकि सरिया का जो स्लैब था वो 18% का ही था, तो 18% के चलते वो फिलहाल 18% में रहेगा। लेकिन क्योंकि देखिए सीमेंट एक बड़ी उपयोगिता घर में लगती हुई जब आप शुरुआत करते हैं और उसके बाद आप जब टाइल्स तक लगाते हैं, या कहा जाए कि आखिरी समय जब होता है भवन निर्माण का बिल्कुल समाप्ति के तौर पर होता है, उस समय तक भी जो है सीमेंट कहीं ना कहीं उपयोग होती है। तो एक सबसे बड़ी राहत जो है सीमेंट के तौर पर जो कि मिल रही है, तो एक बड़ा जो है राहत मिल जाएगी। और आप एक साधारण सा छोटा सा भी अगर 100 गज का भी अगर बनाते हैं तो लगभग 600 से 700 बोरी या 1000 बोरी के आसपास जो है सीमेंट की जो है जो सीमेंट लगती है, उसमें अगर हमको जो है अगर 50 से 60 हजार रुपए तक का अगर मुनाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है राहत मिलेगी। इससे एक मोरंग हम या परचेज कर सकते हैं, या तो आप सरिया में ही अगर उसको देखा जाए तो अगर दोनों में अगर कंपेरिजन कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो भवन निर्माण का जो सामान है वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जिससे कहीं, क्योंकि देखिए लगातार इसके पिछले वर्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो सरिया है, सीमेंट है, या जो है आपका मोरंग है या गिट्टी है, उनके रेट लगातार जो है 70 7,000 8,000 10,000 के ऊपर ही थे। लेकिन अब जो इस समय मौजूदा समय में स्थिति है, लगभग 5,000 6,000 के आसपास में जो है सरिया सीमेंट के जो दाम है वो अब उसी स्थिति में रहेंगे, उससे नीचे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बदलाव भी कह सकते हैं, और एक ये भवन निर्माण का जो सेक्टर है उसमें एक बड़ी उछाल भी कहीं ना कहीं आएगी। और जो लोग हैं जो सपना देख रहे थे और वो एक भवन निर्माण के सामान को लेकर के उम्मीद में थे कि अगर कुछ कम होगा तो हम भवन निर्माण करवाएंगे, तो एक उनकी आस भी खुलेगी और वो भवन निर्माण अपना शुरू कर पाएंगे नवरात्रि में। अखंड बिल्कुल अवनीश, बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल सही बात है, आपने जो उदाहरण सेट करके बताया है वो बहुत ही शानदार उदाहरण है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने घर के आप निर्माण की शुरुआत कराते हैं तो नींव से शुरू करते हैं, तो नींव में कहीं ना कहीं जो अगर हम नींव से लेकर अगर एक मंजिला मकान भी बनाते हैं तो करीब से करीब आपकी 50 से 60 हजार की बचत होती हुई दिखाई दे रही है। अवनीश ने बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। और उस 50 से 60 हजार में चाहे आप एक ट्रक मोरंग मंगा सकते हैं या फिर सरिया का एक पार्ट मंगा सकते हैं, तो बड़ी बचत है उन तमाम लोगों के लिए जो आगे अपने घर निर्माण के लिए या घर निर्माण का सपना देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है तमाम लोगों के लिए, सभी के लिए राहत भरी खबर लेकर के आया है। और राहत भरी खबर उन तमाम गृह वासियों के लिए है जो अपने सपने का साकार करने के लिए, अपने गृह का निर्माण कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। सरफराज हमारे साथ बहराइच से जुड़े हैं। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? सरफराज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज बताइए सर। आ रही सरफराज, बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूपी में लगातार चोरी का जो सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है, जिसे भी अखंड जिसे उन्होंने बताया ज्ञानेंद्र जी ने कि ग्रामीण इलाकों में जो चोरियां बढ़ती जा रही है, आप उधर छोड़ के अब आप देखें तो पूरे यूपी में है ही है, लेकिन लगातार जो सिटियों में चोरी और मतलब हत्याओं का सिलसिला जो बढ़ता जा रहा है, इस पर आखिर पुलिस क्या कर रही है? अगर पुलिस से कुछ जवाब भी किया जाता है तो उन्होंने वो तो तुरंत बता देते हैं कि ये सब अफवाह। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी तो अगर चोर को देखा जाए तो चोर तो पैसा वगैरह लगा के नहीं, अपने तो शराब भी लेके अगर कहीं लूट नहीं तो वहाँ पर सरफराज, बिल्कुल सही बात है कि लोग अगर इस सारे मामलों पर या सवाल खड़े करते हैं तो सरकार, पुलिस जो है वो अफवाह कह करके टालने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं और लगातार घटित हो रही हैं, हर जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो पुलिस का काम है उन तमाम खबरों पर लगाम लगाना। जो खबरें उठ रही हैं या जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना। उन सवालों से आप बच नहीं सकते। अगर आपको सवालों से बचना है तो आपको फील्ड पर उतर के काम करना होगा, उन अपराधियों का, उन चोरों का, उन बदमाशों का पता लगाना होगा जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम देकर के फरार हो जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, सवाल यही है। और यही सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों से, लोग लगातार पूछ रहे हैं। और तमाम जगहों से ज्ञानेंद्र ने भी दिखाया कि लोग अब रात में जागने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये दूसरा रूप ले लेंगी।
लोग ग्रामीण जो हैं वो चोर समझ करके किसी सरल या कोई घूमने निकला है या कोई बहुत कहते हैं ना कि जो गांव में रहता है लेकिन वो शहर में रहता है, बहुत दिनों बाद गांव जाता है, लोग उसे नहीं पहचानते, उसके साथ भी कोई घटना घट सकती है। तो पुलिस को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और टीम का गठन करना चाहिए। सवालों से बचने से क्या होगा? सवाल कौन उठा रहा है? सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो सवाल वाजिब है, तभी तो उठाए जा रहे हैं। चाहे वो ग्रामीण उठाए, चाहे वो पत्रकार उठाए, उन सवालों को आपको जवाब देना ही होगा। क्यों नहीं उत्तर देंगे आप? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये कोई साजिश तो नहीं है इसमें। अगर कोई साजिश है तो पुलिस को इस पर विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए ना। ये तो देखा जाए अपनी सिटी छोड़ के पूरे यूपी का ही यही हाल है। जो चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्यों पुलिस सख्ती नहीं करती है? साजिश है, कोई प्लानिंग है, कुछ भी हो, उसका कौन पता लगाएगा? प्लानिंग को या किसी साजिशकर्ता को, अपराधी को, चोर के बारे में कौन पता लगाएगा? पुलिस के पास अधिकार है। आम जनता पता लगाने के लिए सड़कों पर तो खड़ी है, लेकिन उसके हाथों कुछ गलत भी हो सकता है। पुलिस के पास राइट्स है, अधिकार है, पूछताछ करने का भी अधिकार है। और अगर आम जनमानस इसी तरीके से हाथों में लाठी, डंडे, पिस्टल लेकर के खड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरी दुर्घटना घटित हो सकती है। और इसकी आड़ में जो अपराधी हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी तस्वीरें, खबरें आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर राजनीतिक माहौल गर्मा भी गया है। तो सरकार के साथ साथ सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जो भी पुलिसकर्मी है, जो जिम्मेदार है, उनको अब धरातल पर आकर के इस पर काम करना होगा, पता लगाना होगा कि आखिरकार इसकी जड़ कहाँ है, कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और बचने से नहीं काम चलेगा, सवालों से बचने से काम नहीं चलेगा, उन सवालों को अफवाह कह के टालने से काम नहीं चलेगा। उसकी सच्चाई जानना पड़ेगा, रूट लेवल में जाना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीजें घट कहां से रही है। क्योंकि अगर इसका कोई सरगना है, कोई प्लानर है, कोई साजिश करता है, अगर वो है तो उसे कहीं ना कहीं जो छिप के बैठा हुआ है उसे पकड़ करके सामने लाना होगा और उससे पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेनी होगी, जुटानी होगी। और तमाम ऐसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनका पर्दाफाश करते हुए उनको सलाखों के पीछे भेजना होगा। सरफराज, क्या कुछ कहा है वहां के अधिकारी इस पूरे मामले पर? आपसे बात हुई है इस पूरे मसले पर? नहीं, हम तो नहीं कहते, पर और जो रिपोर्टर गए हुए हैं बड़े चैनलों के, तो वो सबसे जो बात हुई है तो उनका तो यही कहना है कि अभी ये अफवाह है। जैसे ट्रोल वगैरह लोग देखते हैं, बनाते हैं, तो वो सब ट्रोल वगैरह को बता रहे हैं अफवाह है, साजिश है। जबकि आप एक खबर सुनेंगे, हमारे बगल में श्रावस्ती जिला पड़ता है, वहां पे नोटिस चिपकाई गई थी कि इस डेट को, इस समय मैं यहाँ पे डाका डालूंगा, जिसको जो करना कर लो। मतलब ये पुलिस को पुलिस चुनौती है। आप बताइए। ये देखिए, असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, चोर, और अब पुलिस को ही चैलेंज देने के लिए कहा ना कि कोई प्लानिंग, साजिश भी हो सकती है। तमाम इस चीजों पे, तमाम पहलुओं पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सामने लाना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी हो सके वो करनी चाहिए। क्योंकि समाज में इस वक्त एक दूसरा माहौल है। तमाम ग्रामीण अंचल में, तमाम इलाकों में इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उनके हाथों से कुछ गलत भी हो सकता है। तो कम से कम ऐसे मामलों में पुलिस को संजीदगी दिखाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए और सतर्कता बरतते हुए उन तमाम अपराधियों के खिलाफ कहीं ना कहीं अभियान चलाना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज इस तमाम जानकारी के लिए। पुलिस को मानना चाहिए, विजुअल जो होती है, जो ग्रामीण, अभी कल रात को एक घटना हुई है हमारे वहाँ शहर में, जो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, उसकी विजुअल होते हुए भी वो लोग नहीं पकड़ रहे, तो इसका मतलब क्या समझाएंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, सवाल उठेंगे, खड़े होंगे और कम से कम ऐसे सवाल ना उठे, ना खड़े हों, इसके लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है। इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी, जो भी उपयुक्त कदम हो, वो पुलिस को उठाने चाहिए और ऐसे लोगों का पता लगा करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ भदोही से जुड़े हुए। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी नमस्कार। आईबीसी के जो भी दर्शक हैं, 12 बजे 12 रिपोर्टर में सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से भदोही में लगातार आईबीसी 24 जो खबरें हैं, खबरों को प्राथमिकता के साथ दिखाता है। जो 12 बजे 12 रिपोर्टर में एक खबर दिखाई गई थी, जो एक शराब की दुकान से जो है कि लाखों की शराब चोरी हुई थी, उसमें कल एक बड़ा जो है कि भदोही पुलिस को बड़ी सफलता देखने को मिली। उसमें जो भी चोर थे, लगभग 5 से 6 चोरों की जो है कि भदोही पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। उसमें बड़ा जो है कि मामला ये देखने को मिल रहा है, उसमें लगभग 2,36,000 रुपए की बरामदगी देखी गई है। उसमें और जो एक अवांछित अभी अज्ञात चोर है, जो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है,
तो जिस तरीके से IBC 24 लगातार खबरों को प्राथमिकता के साथ दिखाता है, उस पर प्रशासन भी नजर बना करके काम करती है। जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, देखिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आईबीसी के जो तमाम हमारे साथी हैं वो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग को ही तरजीह भी देते हैं, और आम जनता से जुड़े हुए सवाल हो या भी कोई भी घटना हो, छोटी से छोटी भी हो, हम उसको प्राथमिकता के साथ दिखाते हैं। हमारा काम है लोगों की समस्याओं को पहुंचाना उन प्रशासनिक अधिकारियों तक, प्रशासनिक अमले तक, सरकार तक, जिस पर नजर नहीं जाती है। और यही कारण है कि जिस तरीके से आपने पूरी घटना को दिखाया था, उस वक्त पुलिस की जो पुलिस अनभिज्ञ बनी हुई थी, आज उसको सफलता हाथ लगी है और इस चोरी की घटना में जो शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार किया है। भले अभी एक अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तमाम या जो साथी थे वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो और भी जो एक अभियुक्त फरार है वो भी जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा। बिल्कुल अभिषेक बताइए। जी अखंड, एक खबर और बताना चाहूंगा। एक औराई थाना के जो है कि औराई थाना के नरथुआ गांव से एक जानकारी मिल रही, वहां एक वर्षीय जो है कि बच्ची की शव जो है कि एक ऐसे घर में मिला है जिस घर में कोई नहीं रह रहा था। वहां पे अवांछित लाश मिली है। शिनाख्त की जा रही है कि किसके परिवार का यह बच्चा है। उस बच्चे की शव मिलते ही पूरे इलाकों में जो है कि एक डर का माहौल सा जो है कि बसर गया है। जिस तरीके से भगोही पुलिस वहां जाकर के फिर से पड़ताल कर रही है, इसमें यह जानकारी इकट्ठा कर रही है कि किसकी बेटी है, इसकी शिनाख्त की जा रही है। इस तरीके से यह घटना देखने को मिल रही है। एक वर्षीय बच्ची का एक अवांछित हालत में शव मिलना, ये बड़ा सवाल उठता है भदोही प्रशासन पर। जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, उसी के साथ उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में लगातार कुछ न कुछ ऐसे अपराध दिखाई दे रहे हैं जो कहीं न कहीं शर्मसार करने को जो है कि मजबूर कर रहे हैं। जी अखंड। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन पुलिस की भी जानकारी में जब ये पूरा मामला आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्टिव होती है। लेकिन सवाल आखिरकार क्यों इतने हौसले अपराधियों की मासूम की डेड बॉडी मिलती है एक बंद पड़े मकान में, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस जगह से ये पूरा का पूरा मामला है। अगर क्या शिनाख्त हो पाई है क्या अभिषेक बच्चे की, कौन है वो बच्चा, किस जगह से आया, क्या अभी मैंने जी अखंड, यदि मैंने औराई सीओ को फोन लगाना चाहा, फोन पर वार्ता करना चाहा, IBC 24 की टीम बात करना चाहे, लेकिन फोन स्वीकार नहीं हुआ। लगातार ऐसे CUG नंबर जो भी प्रशासनिक अमले के हैं उसके लगातार जब फोन आम जनमानस लगाती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको दरकिनार किया जाता है। तो लगातार यह देखने को मिलता है। मैं लगभग 4 से 5 बार उनको फोन किया CUG नंबर पर, लेकिन फोन अभी तक स्वीकार नहीं किया गया, ना ही वहां से कोई फीडबैक मिली। तो जिस तरीके से यह मामला बिल्कुल संगीन दिख रहा है, जिस तरीके से एक वर्षीय बच्ची की अबूझ हालत में जो शव मिला है, इससे कहीं न कहीं भदोही प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल खड़ा होगा। और अगर एक जो अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना, अगर एक पत्रकार फोन कर रहा है, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, CUG नंबर पर फोन करता है, हो सकता है कहीं व्यस्त होंगे, कोई मीटिंग में होंगे, क्योंकि अक्सर जब इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती तो बोलते हैं कि हम हमारे उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम एक घटना घटित हुई है और पत्रकार इस विषय में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, तो कम से कम आपको उसको जवाब देने चाहिए। हो सकता है शायद आप मीटिंग में हो और यही बात आप कहेंगे भी, जब आपसे पूछा भी जाएगा तो आप यही बताएंगे कि हम फला अधिकारी के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए ना दीजिए, हमारा काम है प्रमुखता के साथ खबर दिखाना। और अगर एक बच्चे की इस तरीके की हत्या की जाती है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, और खड़े हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बच्चे की, एक दुर्मुहे बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्योंकि अगर शव प्राप्त हुआ एक बंद पड़े मकान में, तो ये हत्या का ही पूरा मामला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से लगातार IBC 24 यूपी लगातार डंके के तौर पर पत्रकारिता करता है, यहाँ किसी अधिकारी या किसी नेता के साथ संबंध बना करके कोई पत्रकारिता नहीं करना चाहता है। यहाँ डंके के चोट पर निडर पत्रकारिता की जाती है, जिस तरीके से जनता की आवाज बन सके, और जनता की आवाज को लगातार प्रखर होकर के IBC 24 लगातार दिखाता हुआ भी नजर आया है। बिल्कुल दिखाएंगे भी अभिषेक, हम लोग दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग हैं। पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार का ज़मीर ही होता है। पत्रकार किसी नेता का चाटुकार नहीं हो सकता, किसी अधिकारी का चाटुकार नहीं। और करते हश्र तमाम लोगों ने देखे हैं और उनके आगे क्या टैग लगता है वो भी देखा है। लेकिन फिलहाल हम प्रमुखता के साथ तमाम मुद्दों को दिखाएंगे जो जनता से सीधे जुड़े हुए होंगे, वो छोटा हो या बड़ा, मुद्दा है, बहस का मुद्दा हो सकता है, उसको समाधान मिलना चाहिए। तमाम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को ही हम प्रमुखता के साथ दिखाते हैं, समस्याओं को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके की चीजें घटित हो रही हैं तो उस पर लगाम लगाना केवल आपकी ही जिम्मेदारी है, उसका पर्दाफाश करना आपकी ही जिम्मेदारी है, और कम से कम समय में ही उन अपराधियों को सलाखों के पीछे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। और हमारा काम है सवाल पूछना,
और अगर जो भी चीजें जनता से जुड़ी हुई होंगी हम प्रमुखता के साथ आएंगे और मुखर होकर सवाल पूछेंगे, और हम इससे बिल्कुल भी पीछे ना ही हटेंगे ना ही दबेंगे, और काम भी है हमारा, हम उस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि भदोही हो या तमाम जगहों की बातें हो, कहीं जो पुलिस से जुड़ी हुई हो, सरकार से जुड़ी हुई हो या प्रशासनिक अमले से जुड़ी हुई हो, हम प्रमुखता के साथ ऐसी खबरें दिखाएंगे और दिखाएंगे जनता से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो जनता चाहती है दिखाना। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।